पिछले वीडियो आइसबर्ग पार्ट 1 में हम आइसबर्ग के कुछ अमेजिंग थ्योरीज के बारे में बताए थे। आज हम इसी आइसबर्ग थ्योरी के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग थ्योरीज है। ये वीडियो पिछले वाली वीडियो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 1, आइंस्टाइन डेथ। ऐसे बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के डेथ के सराउंड घूमती है। हालांकि इसकी कोई भी ऐसी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, फिर भी कुछ थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ नेचुरल नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ ऐसा सीक्रेट साइंटिफिक डिस्कवरी किया था जिससे दुनिया के लोग फिजिक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे और रियलिटीज को जान सकते थे। लेकिन कुछ पावरफुल एंटिटीज को इससे प्रॉब्लम हो सकता था और वो इस इंफॉर्मेशन को दबाना चाहते थे। कुछ थ्योरीज के मुताबिक आइंस्टाइन के डेथ के पीछे यही पावरफुल एंटिटीज इन्वॉल्व थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का मौत कुछ फॉरेन एजेंसीज और गवर्नमेंट्स के द्वारा किया गया था, ताकि वो अपने उद्देश्य के लिए आइंस्टाइन के साइंटिफिक नॉलेज को चुरा सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन का डेथ नेचुरल नहीं था, उनके ऊपर जानबूझकर मेडिकल प्रैक्टिस किया गया था, जिससे उनका डेथ हुआ। उनके फाइनल डेज में उनके देखभाल करने वाले जो मेडिकल स्टाफ थे, वो इन्हें ऐसा ट्रीटमेंट दिया करते थे जिससे उनके बचने के चांसेस कम हो। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का संपर्क एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ भी था, जो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, दूसरे दुनिया से बिलोंग करते हैं। इसलिए उन्हें चुप किया गया था ताकि ऐसे नॉलेज पब्लिक को ना पता चले। इन रियलिटी अल्बर्ट आइंस्टाइन का डेथ अब्डोमिनल प्रॉब्लम की वजह से 1955 में हुआ। आइंस्टाइन के हेल्थ इश्यूज बहुत सालों से ऐसे चलते आ रहे थे। उन्होंने डॉक्टर्स को इसकी सर्जरी करने पर भी मना किए थे ताकि उनका डेथ नेचुरली हो सके। नंबर 2, टाइम ट्रैवलर्स। टाइम ट्रैवल कंस्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास इसका एक्सेस भी है। ईयर 2000 में जॉन टिटोर नाम का एक आदमी सामने आता है जो ये क्लेम करता था कि वो ईयर 2036 से आया है। वो टाइम मशीन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया था और उसने फ्यूचर के कुछ प्रेडिक्शंस भी किए थे। हालांकि उसमें से बहुत सारे आज तक सही नहीं हुए हैं और उसने ये भी कहा था कि अमेरिका सेकेंड सिविल वॉर का सामना करेगा। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि 1943 फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और 1980 मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट्स को टाइम ट्रैवल क्रिएट करने के लिए और टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए ही बनाया गया था। कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स थे जिसमें वो सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन वो आज तक पब्लिक के सामने नहीं आया है। प्रोजेक्ट पेगासस, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसमें टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन का एक्सपेरिमेंट किया गया था 1970s में। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व थे जैसे कि बराक ओबामा। और भी टाइम ट्रैवल कंस्पिरेसी थ्योरीज ये कहती है कि कियानो रीव्स, निकोलस केज और भी कुछ सेलिब्रिटीज है जो असल में एक टाइम ट्रैवलर्स है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोज है जो टाइम ट्रैवलर्स को दिखाती है। इसका फेमस एग्जाम्पल है ये फोटोग्राफ जिसे 1940 में खींचा गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि सब लोग एक ही तरह के कपड़े पहने हैं जो उस टाइम पहना करते थे, लेकिन ये आदमी मॉडर्न जैकेट और कूलिंग ग्लास पहना है जो आजकल लोग पहनते हैं। ऐसे बहुत सारे फोटोज आपको इंटरनेट में देखने को मिल जाएंगे। बायोलॉजिस्ट रिसर्चर्स का ये कहना था कि अट्राजाइन केमिकल की वजह से फ्रॉग्स होमोसेक्सुअल बनते हैं और मेल फ्रॉग्स में फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ये केमिकल्स एम्फीबियंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी भारी असर पड़ते हैं, जिससे फ्रॉग्स गे में टर्न होते हैं। एलेक्स जोन्स का ये कहना था कि अट्राजाइन और उससे मिलते जुलते केमिकल्स का मेन एजेंडा पॉपुलेशन कंट्रोल करना है और ये केमिकल्स फ्रॉग के ऊपर कैसे असर होते हैं वैसे ही वो ह्यूमंस के ऊपर भी असर कर सकते हैं। नंबर 4, वैम्पायर पीपल। ये कंस्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि आज भी वैम्पायर पीपल एग्जिस्ट करते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल्स है, ग्रुप्स है जो आज भी वैम्पायर्स की रिचुअल्स करते हैं ताकि वो इमोर्टल बन सके, अमर बन सके। वैम्पायर्स के लाइफ स्पैन लंबी होती है। ये थ्योरी पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, वेल्थी इंडिविजुअल्स और इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप्स के ऊपर फोकस करती है जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। ये थ्योरी ये भी कहती है कि वैम्पायर लोग ही है जो हजारों सालों से होने वाले इवेंट्स को मैनिपुलेट करते आ रहे हैं अपने पावर्स और कंट्रोल्स को कायम रखने के लिए। कहा जाता है कि वैम्पायर लोग इस मॉडर्न डेज के सीक्रेट सोसाइटीज का पार्ट है जो ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करते हैं अपने सुपर नेचुरल पावर्स को मेंटेन और बढ़ाने के लिए।
इस कंस्पिरेसी थ्योरी का एक डार्केस्ट पार्ट है वो है वैम्पायर लोग एड्रेनोक्रोम की हार्वेस्टिंग करते हैं। ये एक केमिकल कंपाउंड है ह्यूमन बॉडी में जो एड्रेनालाइन से प्रोड्यूस होता है। इस कंपाउंड को स्पेशली छोटे बच्चों के खून से हार्वेस्ट किया जाता है। वैम्पायर्स जिस इंसान को या फिर जिस बच्चे को मारते हैं उनके ब्लड से इस एड्रेनोक्रोम के सेवन करते हैं एक ड्रग की तरह, जिससे उनकी उम्र बढ़ती है और उनमें जवानी आती है। बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर आज भी ऐसे वैम्पायरिक प्रैक्टिसेस करते हैं अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। नंबर 5, फ्लैट अर्थ। आपको क्या लगता है हमारा धरती स्फीयर शेप में है या फिर फ्लैट शेप में? इस फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट का ये मानना है कि अर्थ फ्लैट शेप में है। ये अभी से नहीं बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत सारे ये एविडेंस भी दिए हैं कि हमारे धरती स्फीयर शेप में है। फिर भी कुछ लोग यही मानते हैं कि हमारे अर्थ डिस्क शेप में है। ये लोग मॉडर्न साइंस के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि हमारे धरती सरफेस से देखने पर फ्लैट दिखती है और एरोप्लेन से देखने पर भी फ्लैट ही दिखती है। ये क्लेम करते हैं कि अर्थ का कर्वेचर नेकेड आई से देखना पॉसिबल ही नहीं है और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। बहुत सारे फ्लैट अर्थ थ्योरीज ये क्लेम करते हैं कि नासा की स्पेस एक्सप्लोरेशंस भी फेक है और नासा जो धरती का स्फीयर शेप्ड फोटोज भेजता है स्पेस से वो सब डिजिटली मैनिपुलेटेड है। ये लोग ये भी मानते हैं कि ग्रेविटी जैसे चीज होती ही नहीं है। ये डेंसिटी है जिसके वजह से जो भी आप ऊपर फेंकते हो वो नीचे गिर जाता है। इनके मुताबिक हमारी धरती फ्लैट है और इसके अराउंड 150 फीट का एक आइस वॉल है जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है। ये आइस वॉल हमें फ्लैट अर्थ के एज से नीचे गिरने से बचाती है। और जब बात आई सन और मून की तब ये लोग कहते हैं कि ये सन और मून 52 किलोमीटर के दो स्फीयर्स है जो हमारी फ्लैट अर्थ से 4800 किलोमीटर ऊपर है, जिसके वजह से दिन और रात होती है। अब बात करें साइंटिफिक एक्सप्लेन्स के बारे में तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे जो ये दिखाते हैं कि हमारा धरती स्फीयर शेप में है। फॉर एग्जाम्पल फोटोज, वीडियोज, ग्रेविटी, ग्लोबल नेविगेशन और बहुत सारे टाइम जोन्स। नंबर 6, फर्मी पैराडॉक्स। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड एक्सपैंड होता जा रहा है, जिसमें हमारे सिविलाइजेशन के अलावा दूसरे सिविलाइजेशंस भी हो सकते हैं जिन्हें कहा जाता है एलियंस। इस थ्योरी का नाम एनरिको फर्मी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिसने एक फेमस क्वेश्चन पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी। यहाँ पर यह हाईलाइट किया गया है कि इस यूनिवर्स में एलियन लाइफ हो सकती है, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें डिटेक्ट कर सके। अगर इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें कहा गया है कि यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एलियन एविडेंसेस है जिन्हें पब्लिक से छुपाया जा रहा है और इस थ्योरी के मुताबिक दूसरे सिविलाइजेशंस यानी कि एलियंस को ह्यूमैनिटी के बारे में पता है और वो जानबूझकर हमारे कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। एलियंस हमारे कांटेक्ट में आए बिना हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं ताकि हमें उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ना चले, या फिर ये सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड है कि वो जिस एडवांस्ड वे में हमें कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं। उस टेक्नोलॉजी को हम आज तक बना ही नहीं पाए हैं। एक और थ्योरी ये कहती है कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। इसके क्रिएटर्स इस सिमुलेशन को ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि हम कभी भी दूसरे सिविलाइजेशंस का सामना कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब फर्मी पैराडॉक्स के मुताबिक हम हमारे अस्तित्व के वास्तविक प्रकृति के बारे में यानी कि ट्रू नेचर के बारे में कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। हम दूसरे सिविलाइजेशंस और एलियंस के बारे में अनजान रहेंगे और हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा इस कंस्पिरेसी थ्योरी में ये भी कहा गया है कि एडवांस सिविलाइजेशंस जो हमसे भी एडवांस्ड है उनके द्वारा हमारे धरती को क्वारंटाइन किया गया है ताकि हम ह्यूमंस दूसरे सिविलाइजेशंस के थ्रेट ना बने। हमारे अग्रेसिव नेचर की वजह से हम उन्हें चोट ना पहुंचे, इसलिए हमें कुछ ही लिमिटेड स्पेस में रखा गया है जिसके परे हम कभी भी नहीं जा सकते। नंबर 7, रेप्टाइल पीपल। ये थ्योरी पहली बार डेविड आइक नाम के एक व्यक्ति के द्वारा पॉपुलर हुआ था जो एक बीबीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर था और आज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। इस थ्योरी के मुताबिक रेप्टाइल पीपल ह्यूमंस के रूप में हमारे बीच में ही रहते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज को इन रेप्टाइलियन पीपल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ये थ्योरी ये कहती है कि रेप्टाइलियन पीपल अल्फा ड्रैकोनिस नाम के एक स्टार सिस्टम यानी कि तारा मंडल से हमारे धरती पर आए हैं और ये हजारों सालों से ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते आ रहे हैं। डेविड आइक के कंस्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक इन्हें आर्कन्स भी कहा जाता है जो ह्यूमैनिटी को प्राचीन सालों से कंट्रोल करते आ रहे हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि प्राचीन सुमेरियन और बेबीलोनियन कथाओं पर और ग्रंथों पर भी रेप्टाइलियन गॉड्स का उल्लेख किया गया है। इन रेप्टाइलियंस के पास ये भी एबिलिटी होता है कि वो ह्यूमंस के फॉर्म में भी शेप शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे उन्हें ह्यूमन सोसाइटी में घुसपैठी करने में आसानी हो जाती है
और ये ह्यूमंस में घुल मिल के बड़े बड़े पोजीशंस के ऊपर अपने हक जमा देते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में होने वाले बड़े बड़े इवेंट्स, फाइनेंशियल सिस्टम, मीडिया मैनिपुलेशन और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने के पीछे इन्हीं का हाथ है। इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि इसका कोई भी ठोस एविडेंस नहीं था। फिर भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि रेप्टाइलियन पीपल हमारे बीच में रहते हैं और वही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं ह्यूमंस के रूप में। नंबर 8, पिज्जा गेट। ये कंस्पिरेसी थ्योरी 2016 के अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान लोगों के सामने आया था। इसमें ये क्लेम किया गया था कि अमेरिका के हाई प्रोफाइल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स इंक्लूडिंग हिलरी क्लिंटन एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग में इन्वॉल्व है और इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग को वाशिंगटन डीसी का एक पिज्जा स्पॉट कॉमेट पिंग पोंग के बेसमेंट में चलाया जा रहा है। इस केस का ओरिजिन होता है तब से जब पिज्जा गेट को यानी कि कॉमेट पिज्जेरिया को बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जॉन पोडेस्टा से, जो हिलरी क्लिंटन के कैंपेन्स का चेयरमैन थे। बाद में कुछ लोगों के द्वारा इन ईमेल्स को हैक करके विकीलीक्स नाम के एक वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है, ये बोल के ये सारे ईमेल्स कोड्स के रूप में हैं और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 2016 में नॉर्थ कैरोलिना से एडगर मेडिसन नाम का एक व्यक्ति हथियारों के साथ इस पिज्जेरिया में एंट्री करता है और उसका कहना यह था कि वो वहाँ पे चिल्ड्रंस को रेस्क्यू करने आया है। लेकिन बाद में इस केस का कोई भी एविडेंस ना मिलने की वजह से इसे एक एग्जाम्पल बना दिया कैसे एक मिस इन्फॉर्मेशन रियल वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। लोगों ने इस पिज्जेरिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हेडक्वार्टर भी कहना शुरू कर दिया और यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ्स और इसके ओनर को डेथ थ्रेट्स भी मिला बहुत सारे लोगों के द्वारा। ये न्यूज फेसबुक, ट्विटर, रेडिट में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और इस न्यूज को बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया। नंबर 9, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये एयरपोर्ट एक सीक्रेटिव न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे कि फ्रीमेसन्स। ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है और इस एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर भी कुछ अनयूजुअल है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल में एक स्टोन है जिसके ऊपर लिखा है न्यू वर्ल्ड एयरपोर्ट कमीशन। इसके नीचे ही एक डिजाइन है जो फ्रीमेसन्स का लोगो है। कहा जाता है कि इस दुनिया के बहुत ही गण्य लोग और सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को दुनिया के तबाही जैसे वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर से छुपने के लिए इस एयरपोर्ट के नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और बंकर सिस्टम बनाया गया है। इस थ्योरी में ये भी कहा गया है कि इस एयरपोर्ट को 1995 में बनाते वक्त इस एयरपोर्ट का खर्चा इसके एक्चुअल बजट से भी ज्यादा हो गया था इन अंडरग्राउंड बंकर की वजह से। इस एयरपोर्ट में बहुत सारे आर्ट वर्क्स है जिसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही सस्पिशियस है, जैसे वॉर के सीन्स, नेचुरल डिजास्टर्स के सीन्स। कुछ थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि इन आर्ट वर्क्स में ऐसे क्रिप्टिक मैसेजेस छुपे हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती। इस एयरपोर्ट के रनवेज नाजी सिंबोलिज्म को दर्शाती है और ये थ्योरी के मुताबिक इस एयरपोर्ट को बनाने के पीछे सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन फ्रीमेसन्स का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इनके बहुत सारे सिंबल्स इस एयरपोर्ट में देखा जा सकता है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के सामने 32 फुट का एक ब्लू हॉर्स का मूर्ति भी है जिसके लाल चमकती आंखें हैं। इसका नाम है ब्लूसीफर, जो मौत और अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर को दिखाती है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को बनाने वाले कारीगर का मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। नंबर 10, रोजवेल इंसिडेंट। ये इंसिडेंट आज तक की हुई बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जो यूएफओ और बाहरी दुनिया के जीवों के बारे में बताती है। ये 1947 रोजवेल न्यू मैक्सिको में हुआ था। ये इंसिडेंट मैक ब्रेजल नाम के एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी में हुआ था जहां पर उसे कुछ फ्यूल मटेरियल्स, मेटल रॉड्स और कुछ अजीब चीजें भी मिले थे जिससे उसने कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद वो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज को इसके बारे में रिपोर्ट करता है और इससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को भेजा जाता है। इसके तहकीकात करने के बाद जुलाई 8, 1947 में रोजवेल आर्मी एयरफील्ड एक प्रेस रिलीज करता है जिसमें वो बताते हैं उन्हें उस जगह से एक फ्लाइंग डिस्क मिला है। ये न्यूज पूरे मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और लोगों में बाहरी दुनिया के जीवों के लेके आसक्ति और चिंता भी बढ़ा देती है। इस अनाउंसमेंट के कुछ ही समय बाद वहाँ के मिलिट्री एक और प्रेस रिलीज करता है ये बताते हुए कि उस इंसिडेंट के जगह पर मिला हुआ मलबे कोई यूएफओ नहीं है, वो एक वेदर बलून है जो क्रैश हुआ था। ये न्यूज लोगों को कुछ सस्पिशियस लगता है। इस थ्योरी के मुताबिक उस जगह पर यूएस मिलिट्री को एलियन बॉडीज और स्पेसक्राफ्ट भी मिला था जिन्हें एक सीक्रेट जगह पर ट्रांसफर किया गया ताकि उनके ऊपर रिसर्च कर सके और इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने जो भी एविडेंसेस थे उन सब को कुछ ही समय में मिटा दिया।
और जो लोग इस इंसिडेंट को देखे थे उनको भी साइलेंट कर दिया। फिर भी 1947 से आज तक बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि यूएस मिलिट्री के कुछ पर्सनल्स भी ये क्लेम कर चुके हैं कि वो एलियन बॉडीज और स्पेसक्राफ्ट को अपने आंखों से देखे हैं एरिया 51 में, जहां पर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम होता है। 1990 में यूएस एयरफोर्स एक और रिपोर्ट करता है जहां पर वो बताते हैं कि जो मलबे उस रोजवेल जगह पर मिले थे वो प्रोजेक्ट मोगुल के थे, जो एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था जिसमें हाई एल्टीट्यूड बलून्स को डिजाइन किया गया था सोवियत न्यूक्लियर्स के ऊपर नजर रखने के लिए। इस इंसिडेंट के कोई भी इफेक्टिव एविडेंस ना मिलने की वजह से तब से आज तक एक फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी बन चुका है यूएफओ और बाहरी दुनिया के जीवों के विषय में।